हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और आज उसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हम पर्वत श्रेणियां जो हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन की जो माउंटेन रेंजेस है उनको डिस्कस कर रहे थे और उनमें से जो बची हुई माउंटेन रेंजेस है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, अब तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन याद हो चुका होगा, कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, कितने एरिया में एक्सटेंडेड है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है और उसके साथ साथ खनिज संपन्न क्षेत्र है, मिनरल रिच रीजन है जिसमें बहुत सारे पठार हैं और कई सारी पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां इसका भाग है। तो ये सब हम पहले कर चुके हैं। हमने पठार प्लेटो काफी सारे देखे थे। पठारों में मुख्य जो पठार हमने देखे थे, एक तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, उसके अलावा मेघालय पठार और साथ में दक्षिण भारत में हमने दक्कन का पठार भी देखा था। ये मेन प्लेटो है पठार, उसके अलावा भी और पठार देखे थे हमने। पर्वत श्रेणियां हम कर रहे थे। तो देखिए माउंटेन रेंजेस में हम अरावली पर्वत श्रेणी ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मुख्यतः गुजरात से लेकर और आगे दिल्ली तक विस्तृत है और राजस्थान में इसकी भूमिका बहुत अधिक है। राजस्थान में ये अरावली पर्वत न केवल जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। जैसे हमने देखा था कि वाटर डिवाइड का काम करती है माउंटेन रेंजेस, वैसे ही अरावली माउंटेन जो है ये क्लाइमेट डिवाइड का भी काम करता है राजस्थान में। अरावली पर्वत के पश्चिम में जो राजस्थान का भाग है वहाँ सेमी एरिड कंडीशंस हैं, बिकॉज अरावली प्रेजेंट है, इसकी वजह से अरावली समानांतर स्थित है मॉनसून पवनों के, मॉनसून विंड्स के पैरेलल है, इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान में शुष्कता है। जबकि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जब आती है तो वो अरावली माउंटेन से टकराती है और हैवी रेनफॉल करती है, भारी वर्षा करती है पूर्वी तट पर, इसीलिए पूर्वी तट क्या, पूर्वी भाग में राजस्थान के, इसीलिए पूर्वी भाग राजस्थान का आर्द्र है। तो अरावली पर्वत जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। प्लस हमने देखा इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और उसके साथ साथ खनिज संपन्न क्षेत्र है अरावली का, जिसमें LIC मिनरल्स हमने देखे थे, लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा, जस्ता, चांदी, लौह अयस्क और तांबा। तो ये सब हमने अरावली पर्वत से रिलेटेड देखा था। और प्राचीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, या रेसिडुअल माउंटेन जो होता है उसका एग्जाम्पल है, या रेलिक्ट माउंटेन भी कह सकते हैं। गिर पहाड़ियां भी हमने देखी थी, यहाँ नेशनल पार्क भी है गिर पहाड़ियों में, गोरखनाथ नाम की ऊंची चोटी भी है और उसके साथ साथ हमने देखा कि जैन तीर्थ स्थल भी है, या जैनों के लिए ये बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है ये गिर पहाड़ियां और इसके आसपास वाला क्षेत्र। फिर विंध्याचल श्रेणी भी हमने देखी थी जिसमें कई सारी पहाड़ियां सम्मिलित हैं, विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और उसके साथ साथ यहाँ तक जो पारसनाथ है जो झारखंड में विस्तृत है उसको भी कई बार इसका भाग माना जाता है। और सद्भावना चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये एक खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है। ये सब हमने देखा था और चूना पत्थर से बना है, ये लाइमस्टोन का बना हुआ पर्वत है, ये हम देख चुके हैं। प्लस पन्ना नाम का एक स्थान यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है जो हीरे के लिए विख्यात है। फिर सतपुरा श्रेणी भी हमने देखी थी। सतपुरा श्रेणी जो है ये राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर MP के पूर्वी भाग तक विस्तृत है, ईस्टर्न पार्ट तक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी पहाड़ी थी, महादेव पहाड़ी, जिसमें धूपगढ़ नाम की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। उसके साथ साथ पंचमढ़ी नाम का एक बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र और हिल स्टेशन भी स्थित है। फिर महादेव पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में एक पठार है जिसका नाम है बेतुल का पठार और उस बेतुल के पठार से निकलती है तापी नदी। और उस महादेव पहाड़ी के थोड़ा और पूर्व में अगर जाते हैं तो मैकाल पहाड़ियां हैं और मैकाल पहाड़ियों में स्थित है अमरकंटक, और अमरकंटक जो है यहाँ से निकलती है सोन और नर्मदा नदी। तो हमने सतपुरा श्रेणी में ये देखा था कि सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा रेंज, इसके दोनों तरफ नदियां हैं। इसके उत्तर की तरफ आती है नर्मदा नदी और दक्षिण की तरफ बेतुल के पठार से निकलकर बहती है तापी नदी। तो इन दोनों इस पर्वत श्रेणी के दोनों ओर ये नदी घाटियां हैं, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी, ये नदी घाटी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के ठीक उत्तर में है, विंध्याचल। और सतपुड़ा जो है पर्वत, उसके साथ साथ एक और दक्षिण में पर्वत है अजंता पर्वत, या पहाड़ी कह सकते हैं इसको, बेसिकली अजंता पहाड़ियां। तो सतपुड़ा पर्वत और अजंता पहाड़ियों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है तापी नदी। तो ये सब प्रमुख नदियां और पर्वत श्रेणियां हमने देखी थी।
अब बचे हुए जो पर्वत हैं वो आज हमें देखने हैं, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और नीलगिरी पहाड़ियां हैं। तो इनको एक एक करके हम देखेंगे, और पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर जो है, डिफरेंस, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट है कहाँ पर। वेस्टर्न घाट पश्चिमी तट के पास में स्थित है। ये है पश्चिमी तट वाला भाग। तो मेनली जो पश्चिमी घाट है ये आपको तापी नदी घाटी से, तापी नदी घाटी या तापी घाटी जहाँ खत्म होती है उसके आगे से लेकर और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। कन्याकुमारी कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तो यदि हम देखें पश्चिमी घाट का विस्तार कौन कौन से राज्यों में हो रखा है, तो आपको पता है तापी जो है नदी ये गुजरात में बहती है। तो गुजरात के दक्षिणी भाग से ही वेस्टर्न घाट शुरू हो जाता है। गुजरात से होते हुए आगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल, और केरल के साथ साथ तमिलनाडु का कुछ भाग भी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में है। तो टोटल जो है राज्य 6 राज्यों से गुजरता है ये पश्चिमी घाट वाला पर्वतीय क्षेत्र या पर्वत श्रेणी। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक, इसका कितने किलोमीटर दूरी में विस्तार है? उत्तर से दक्षिण तक का, नॉर्थ से साउथ तक का कितना एक्सटेंशन है इस माउंटेन रेंज का? तो लगभग 1600 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है ये उत्तर से दक्षिण तक, यदि देखा जाए 1600 किलोमीटर। और बिल्कुल पश्चिमी तट जो है वेस्टर्न कोस्ट, उसके ठीक पास में उसके समानांतर चलती है ये श्रेणी, और ये कंटिन्यूस रेंज है, सतत श्रेणी है। अब ये जो सतत श्रेणी है या कंटिन्यूस रेंज बनी कैसे, तो पहले ये डिस्कस करते हैं ये कैसे बनी और किस तरह का पर्वत है ये। तो ये वास्तव में एक खंड पर्वत ही है, ब्लॉक माउंटेन ही है ये, पर ब्लॉक माउंटेन का एक विशेष प्रकार है ये एक भ्रंश कगार है, भ्रंश कगार, या इसको हम इंग्लिश में हम कह सकते हैं फॉल्ट स्कार्प, फॉल्ट स्कार्प। तो वेस्टर्न घाट मेनली ब्लॉक माउंटेन ही है, पर ब्लॉक माउंटेन में एक विशेष प्रकार खंड भ्रंश कगार या फॉल्ट स्कार्प। अब ये फॉल्ट स्कार्प होती क्या है, तो देखिए यदि हम बात करें, जैसे लैंड मासेस होते हैं, कोई भी स्थलीय भाग होता है, उसमें भी वजन का संतुलन हमेशा बना रहता है, वेट की वजह से बैलेंस बना रहता है, और झुकाव आदि जो है उस वजन के ऊपर भी थोड़ा निर्भर करते हैं। तो हुआ क्या, जब इंडिया का ये प्रायद्वीपीय भाग, पेनिनसुलर पार्ट, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और बाद में ये गोंडवाना लैंड से टूटकर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के फॉर्म में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ा, तो जब ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, ये पेनिनसुलर इंडिया धीरे धीरे गति कर रहा था, किसके ओर? यूरेशियन प्लेट की ओर। ये यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की ओर गति कर रहा था, और गति करते हुए धीरे धीरे उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, आगे बढ़ता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। तो सबसे पहले इंडिया का जो ये पश्चिमी तट वाला भाग है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया पश्चिम की ओर। ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है इसका किनारा टकराया सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से। फिर क्या हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ा, उसके बाद जब ये लैंडमास या स्थलीय भाग पेनिनसुलर इंडिया आगे बढ़ा तो इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इस तरह से, मतलब उत्तर पूर्व की ओर। तो धीरे धीरे यहाँ टच करने के बाद फिर इंडिया जो है वो उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा, और बीच में जो भी सागर था वो धीरे धीरे जो है वो कम होता गया, उसका पानी हटता गया, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होते गए, और धीरे धीरे जो है इंडिया की पोजीशन कैसी हो गई, वो इस तरह से इस लैंडमास के पास आके और यहाँ पर यूं जुड़ गया, और यहाँ ऊपर क्या बन गए, हिमालय पर्वत वगैरह बन गए, बांग्लादेश और अन्य जो राज्य वगैरह हैं, देश वगैरह, वो बन गए। तो हुआ क्या, जब इंडिया की कोर, ये पश्चिमी भाग जो है जैसे ही टकराया यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से, वैसे ही इंडिया के इस पश्चिमी भाग में दरार पड़ी। पहले जिस तरह से हम अभी मैप देख रहे हैं इंडिया का, एग्जैक्ट ऐसा मैप इंडिया का नहीं था। कैसा मैप था, तो देखिए मान लीजिए ये त्रिभुजाकार आकार का इंडिया था, और इंडिया धीरे धीरे मूव कर रहा था, गति कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, और आगे बढ़ा,
और सबसे पहले इंडिया का कौन सा हिस्सा टकराया यूरेशियन प्लेट से? ये पश्चिमी हिस्सा टकराया, वेस्टर्न पॉइंट टकराया। तो जब ये वेस्टर्न पॉइंट टकराया तो भारत का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर एकदम से टकराने की वजह से दरार उत्पन्न हो गई थी। ये एक फॉल्ट या एक दरार जैसी क्रिएट हो गई थी। फिर जब इंडियन प्लेट और आगे बढ़ी और आगे बढ़कर यूरेशियन प्लेट से प्रॉपर टकराई, तो टकराने पर ये हिस्से एक दूसरे के पास आए और उसके साथ साथ ये जो दरार बनी हुई थी, यहाँ पर इंडिया वाला पार्ट आ गया और ये जो दरार बनी हुई थी ये पूरा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। तो जब इंडिया का गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा मतलब सदर्न पार्ट जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो पहले तो शुरुआत में पश्चिमी भाग में एक दरार बनी थी केवल, और बाद में कालांतर में जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था और दबाव लग रहा था प्लेट के ऊपर, तो ये जो क्रैक डेवलप हुआ था, दरार बनी थी, वहां से लैंडमास टूट के और नीचे गिर गया। और जब वहां से लैंडमास टूट के नीचे गिरा तो क्या हुआ? तो पहले मान लीजिए ये अभी हमें दक्षिण भारत इस तरह से दिखता है, पहले इसमें यहाँ पर भी लैंडमास था और वो लैंडमास यहाँ दरार की वजह से टूटकर यहाँ से हट गया। और ये लैंडमास जैसे ही यहाँ से हटा, इसके हटते ही क्या हुआ कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर पार्ट, उसका वेस्टर्न हिस्सा, पश्चिमी भाग, ये हल्का हो गया और हल्का होकर ये किनारा जो है ये ऊपर उठ गया और पूर्वी भाग की तरफ झुकाव बन गया। तो जैसे ही यहाँ का वजन नीचे गिर गया टूटने से या लैंडमास स्थल भाग टूटने से, ये पश्चिमी हिस्सा हल्का हुआ, तो पश्चिम की तरफ भारत का जो ऊपर की तरफ उभार हो गया, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया क्योंकि ये हल्का था और पूर्वी भाग उसकी तुलना में भारी था, तो वो हिस्सा नीचे चला गया। इसीलिए संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का मुख्यतः ढाल हमें किधर दिखता है? पूर्व की ओर दिखता है, ईस्टर्न साइड में स्लोप दिखता है, जनरल स्लोप। वो किस वजह से है? क्योंकि ये जो लैंडमास यहाँ पे टूटकर हटा, उसकी वजह से भारत का पश्चिमी भाग ऊपर उठ गया हल्का होकर। तो ऐसे बना है ये जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है। तो ये वास्तव में एक कोई ब्लॉक माउंटेन नहीं कह सकते, जो दरार थी या क्रैक डेवलप हुआ था जहां से लैंडमास टूटा था, इसी का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। और ये इंडिया वाला जो पार्ट है जो टूटकर नीचे गिरा था, उसके बाद जो कगार रही थी या बाउंड्री रही थी उस क्रैक की, वो बाउंड्री वाला हिस्सा एकदम से ऊपर उठ गया। और जब ये ऊपर उठा हिस्सा, तो ये किस तरह का पर्वत बना? इस तरह से पर्वत बना, जिसका झुकाव, ढलान, पूरब की तरफ तो ढलान बहुत मंद है, बहुत जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप। और वेस्टर्न साइड जो है, पश्चिमी भाग, यहाँ पे बहुत तीव्र ढाल है, क्योंकि यहीं से कटा था वो लैंडमास हिस्सा जो टूटकर पानी में गिर गया या नीचे की तरफ धंस गया। ये यहाँ से टूटने के बाद ये जो कोर थी उस क्रैक की या उस दरार की, वो कोर ऊपर आ गई हल्की होकर। तो ये कोर होने की वजह से ये बहुत तीव्र ढाल है और बहुत स्टीप स्लोप है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी घाट एक खंड पर्वत ही है, क्योंकि पूरा लैंडमास खंड एक साथ ऊपर उठा था, धीरे धीरे फोल्डिंग नहीं हुई, पूरा लैंडमास एक साथ ऊपर उठाए। पर ये कौन सा लैंडमास ऊपर उठाए? उस दरार की जो बाउंड्री थी या किनारा था जहां से वो हिस्सा टूटा था प्रायद्वीपीय भाग का, उसका किनारा ही ऊपर उठा है। इसीलिए इसको कहते हैं भ्रंश कगार। मतलब कोई एक यहाँ फॉल्ट थी, भ्रंश थी, जिसकी कगार, किनारा जो है वो ऊपर उठ गया, जिससे ये पश्चिमी घाट बना है। तो पश्चिमी घाट वास्तव में क्या हुआ? एक खंड पर्वत, उसका एक विशेष प्रकार जिसे हम भ्रंश कगार कहते हैं या फॉल्ट स्कार्प कहते हैं, फॉल्ट स्कार्प। अब जो पश्चिमी घाट के ढाल वगैरह हैं, यदि हम इसके साथ साथ एक और चीज देखें कि भारत की ओर जब वर्षा आती है या रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की तरफ की वजह से। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें दक्षिण पश्चिम से बढ़ती है उत्तर पूर्व की ओर। तो जब ये मानसून पवनें साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती हैं, तो सबसे पहले इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट, उससे टकराती हैं। और जैसे ही पश्चिमी तट से टकराती है, तट से टकराते ही पास में आ जाता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के सहारे ये पवनें, मानसून पवनें ऊपर उठती हैं और फिर इस तीव्र ढाल से ऊपर उठकर और मानसून पवनें ऊपर जाकर आर्द्रता युक्त होती हैं, ऊपर जाकर बादल निर्माण करके वर्षा करती हैं। आर्द्रता युक्त क्यों होती है? मॉइस्चर लैडन क्यों होता है इन विंड्स में? क्योंकि ये अरेबियन सी से आ रही है।
तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वेस्टर्न घाट के स्पेशली वेस्टर्न स्लोप पे पश्चिमी ढाल पर बहुत भारी वर्षा करती हैं, क्योंकि ये पश्चिमी ढाल पवन की तरफ वाला ढाल है, इसीलिए पश्चिमी ढाल पर काफी भारी बारिश होती है। और बहुत ज्यादा वर्षा होने की वजह से इस वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में हमें काफी सारे वनस्पति पाई जाती है, देखने को मिलती है। वेजिटेशन काफी अच्छी है, वेजिटेशन ग्रोथ प्लस बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत अच्छी खासी यहाँ पाई जाती। विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती है, वनस्पति की भी कई सारी प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती है। तो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है ये। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जब भी किसी जैव विविधता संपन्न क्षेत्र को खतरा उत्पन्न होता है या वो कोई संकटग्रस्त स्थिति में होता है कि वहां की जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसे विश्व की एक स्पेशल लिस्ट में डाल दिया जाता है। वो लिस्ट किसकी है? वर्ल्ड के हॉटस्पॉट्स या जैव विविधता तप्त स्थल जो हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उसमें उसको सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये विश्व के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स या जैव विविधता तप्त स्थलों या हॉटस्पॉट्स में सम्मिलित है। और विश्व में लगभग कितने हॉटस्पॉट्स हैं? फिलहाल 36 हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये 36 हॉटस्पॉट्स में से एक है वर्ल्ड के। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है, ये अपडेट होता रहता है। हर साल कोई ना कोई नया कोई लैंड कोई बायोस्फीयर रिजर्व या कोई भी एक ऐसा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कई बार ऐड कर दिए जाते हैं। तो हॉटस्पॉट्स फिलहाल तो 36 हैं, इसमें और कोई चेंजेस अगर होते हैं फ्यूचर में तो एग्जाम से जस्ट पहले आप देख सकते हो कि एट प्रेजेंट कितने हॉटस्पॉट्स हैं, 36 हैं या उससे ज्यादा हो गए। तो ये विश्व के 36 तप्त स्थलों में से एक है। तप्त स्थलों में उन स्थानों को इंक्लूड किया जाता है जहां प्राथमिक या प्रमुख जो वनस्पति प्रजातियां हैं जो केवल वहीं पाई जाती हैं, एंडेमिक स्पीशीज जो है वो अगर नष्ट हो रही हो, उसके साथ साथ उनका आवास अगर नष्ट हो रहा हो, तो उस स्थिति में इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में डाल दिया जाता है, ऐसे स्थलों को। तो ये जो है पश्चिमी घाट तप्त स्थलों में इंक्लूडेड है। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड मेन चीजें क्या क्या हैं? तो देखिए, तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी में विस्तार है? 1600 किलोमीटर की दूरी में विस्तार है। पश्चिमी ढाल कैसा है? तीव्र है, स्टीप स्लोप है। और पूर्वी ढाल जो है, ईस्टर्न स्लोप, वो कैसा है? जेंटल स्लोप, मंद ढाल। उसके साथ साथ ये जो पश्चिमी घाट है ये काफी, इसके पूर्वी भाग पर काफी ज्यादा भारी वर्षा होती है। किसके कारण? मॉनसून पवनों के कारण। प्लस ये कंटिन्यूस रेंज है, सतत श्रेणी है, और इस सतत श्रेणी की ऊंचाई काफी ज्यादा है। दक्षिण भारत में जितने भी पर्वत हैं, साउथ इंडिया में जितने भी माउंटेन्स हैं, उनमें सबसे ऊंचा माउंटेन है। और इसकी अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात करें या औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1200 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसकी ऊंचाई 2695 मीटर के आसपास है, तो मतलब 2600 तक भी इसकी कुछ चोटियां पहुंच जाती हैं। बट औसत स्तर पे इसकी जो हाइट है वो लगभग 1200 मीटर देखने को मिलती है। अब इस पश्चिमी घाट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो इस वेस्टर्न घाट का एक नाम और है जिसे है कहते हैं सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। और इसी सह्याद्री नाम से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। तापी घाटी से लेकर गोवा के ठीक ऊपर पड़ता है 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो तापी वैली से 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जो पार्ट है उसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री या नर्दर्न सह्याद्री। फिर 16 डिग्री से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक जो भाग है, नीलगिरी हिल्स तक, उसे कहते हैं मध्य सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री। और उसके बाद आगे जो भाग है नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक, उसको पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो अब देखिए, अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है वेस्टर्न घाट का। अब इसके एक एक पार्ट जो है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे लिखा है। तापी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। यह एक खंड पर्वत या भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी तट के पास स्थित है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी ढाल तीव्र है, पूर्वी ढाल मंद है।
पश्चिमी ढाल पर मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा होती है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है। जहां बारिश ज्यादा होती है वहां एवरग्रीन वेजिटेशन या सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, काफी हाई बायोडाइवर्सिटी है, पर विश्व के 36 तप्त स्थलों में भी, हॉटस्पॉट्स में भी इंक्लूडेड है। 3 प्रादेशिक भाग है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। इन तीनों को एक एक करके अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला हिस्सा है जो तापी घाटी से लेकर और 1600 डिग्री तक विस्तृत है, ये वाला हिस्सा। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो ये तापी घाटी से लेकर 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। अब आपको पता है तापी घाटी कहाँ है? गुजरात में। और ये 16 डिग्री कहाँ से गुजरता है? गोवा के ठीक ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब गोवा के ऊपर वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो मेनली ये जो उत्तरी सह्याद्री वाला भाग है ये मेनली महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है, पर इसका थोड़ा सा नदन पार्ट, उत्तरी भाग गुजरात में भी है। तो मेनली गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है उत्तरी सह्याद्री वाला भाग। प्लस इसमें 2 प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। एक तो इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और उस ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई। और ये जो कलसूबाई नाम की ऊंची चोटी है ये इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची नहीं है, इस पर्टिकुलर उत्तरी सह्याद्री वाले भाग की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी कलसूबाई चोटी से एक प्रमुख नदी निकलती है यहाँ, और ये जो नदी यहाँ निकलती है उस नदी का नाम है गोदावरी। कलसूबाई चोटी क्षेत्र से गोदावरी नदी निकलती है। इसी कलसूबाई चोटी क्षेत्र में त्र्यंबक पठार नाम का क्षेत्र है, उस त्र्यंबक पठार वाले क्षेत्र से गोदावरी नदी निकलती है। तो कलसूबाई जैसी इंपॉर्टेंट और सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक प्रमुख जो चोटी यहाँ पाई जाती है जो बहुत फेमस है उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। तो यहाँ महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशन या एक प्रमुख चोटी और है, और इस महाबलेश्वर से दूसरी प्रमुख नदी जो दक्षिण भारत की निकलती है वो है कृष्णा नदी। तो उत्तरी सह्याद्री में यही प्रमुख चीजें हैं, यहाँ पर ये दूसरी महाबलेश्वर चोटी और उससे निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इस तरह से आ गया। तो कुल मिलाकर ये दूसरा पहला जो पार्ट है उत्तरी सह्याद्री वाला, इसकी प्रमुख चीजें क्या क्या है वो देखिए। तापी घाटी से लेकर 16 डिग्री के बीच में है, महाराष्ट्र में है मुख्य रूप से, तो थोड़ा सा भाग, आंशिक भाग इसका गुजरात में भी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और इस कलसूबाई चोटी क्षेत्र से निकलती है गोदावरी नदी। दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर, और इस महाबलेश्वर चोटी क्षेत्र से निकलती है कृष्णा नदी। तो ये उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चीजें हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। इस दूसरे भाग का नाम क्या है? मध्य सह्याद्री। ये मध्य सह्याद्री। अब ये मध्य सह्याद्री वाला भाग कहां से कहां तक स्थित है? तो देखिए मिडिल सह्याद्री स्थित है 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर नीलगिरी हिल्स तक, नीलगिरी पहाड़ियों तक। और इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं? तो ये मुख्य रूप से गोवा में और कर्नाटक राज्य में, इन 2 स्टेट्स में विस्तृत है ये मिडिल सह्याद्री वाला पार्ट। अब इस भाग की भी सबसे ऊंची चोटी है एक, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ये केवल इस मध्य सह्याद्री की ही सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ इसका महत्व ये भी है कि ये लौह अयस्क संपन्न क्षेत्र है, आयरन ओर रिच रीजन है। तो कुद्रेमुख नाम की प्रमुख खान पाई जाती है लौह अयस्क की यहाँ कर्नाटक में। तो कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी भी है और लौह अयस्क के लिए भी विख्यात है। इसके अलावा एक प्रमुख चोटी यहाँ, एक प्रमुख पहाड़ी यहाँ पाई जाती है इस मध्य सह्याद्री वाले भाग में, जिसका नाम है बाबा बुदन पहाड़ियां। बाबा बुदन पहाड़ियां हिल्स। ये जो बाबा बुदन पहाड़ियां हैं ये फेमस हैं कॉफी की खेती के लिए, कहवा की खेती के लिए। तो बाबा बुदन पहाड़ियों में कॉफी कल्टीवेशन होता है। कॉफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कहवा। कहवा।
बाबा बुदन पहाड़ियां केवल कॉफी के उत्पादन के लिए या कृषि के लिए ही फेमस नहीं है, इन पहाड़ियों में भी लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तो मध्य सह्याद्री वाला जो भाग है वो मुख्यतः लौह अयस्क के भंडार और उसके साथ साथ कॉफी आदि के उत्पादन या कृषि के लिए फेमस है। और इसी पश्चिमी घाट वाले भाग से एक नदी निकलती है शरावती, जो आगे चलकर पश्चिमी तट की तरफ या वेस्टर्न कोस्ट की तरफ एक जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल, जिसका नाम है जॉग फॉल। तो हालांकि जॉग फॉल आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, बट ये मेन दो चोटियां जो है इनके नाम याद रखने हैं, बाबा बुदन और ये कुद्रेमुख। तो देखिए इसके बारे में मेन चीजें, 16 डिग्री अक्षांश से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। गोवा तथा कर्नाटक में स्थित है ये। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है और कुद्रेमुख जानी जाती है लौह अयस्क के लिए भी। दूसरी प्रमुख जो पहाड़ियां हैं वो है बाबा बुदन पहाड़ियां, और ये बाबा बुदन पहाड़ियां कॉफी की खेती के लिए या कहवा की खेती के लिए जानी जाती हैं। अब हम जो तीसरा भाग है इसका सह्याद्री का, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री, इस दक्षिणी सह्याद्री को डिस्कस करते हैं। अब देखिए दक्षिणी सह्याद्री वाला जो भाग है वो कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी सह्याद्री वाला भाग यहाँ पर सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है, और इस दक्षिणतम भाग को हम ड्रॉ करके और समझते हैं। तो ये दक्षिणी सह्याद्री वाला भाग मेनली नीलगिरी पहाड़ियों के, नीलगिरी हिल्स के दक्षिण में स्थित है, साउथ में। नीलगिरी हिल्स के साउथ में कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कन्याकुमारी। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो यहाँ दो स्टेट्स हैं, केरल और तमिलनाडु। तो ये दक्षिणी सह्याद्री केरल और तमिलनाडु राज्यों के बिल्कुल बॉर्डर रीजन के पास विस्तृत है। अब इस सदर्न सह्याद्री में जो पहाड़ी है वो इस तरह से केरल और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र से होते हुए एंड में तमिलनाडु वाला जो भाग है वहां तक कन्याकुमारी तक आती, और इसी पार्ट का, इसी पश्चिमी घाट के भाग का एक थोड़ी सी शाखा यहाँ पर इस तरह से तमिलनाडु में भी है। तो ये जो दक्षिणी सह्याद्री है वैसे तो मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों और कन्याकुमारी के बीच में है। राज्यों की अगर बात करें तो केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। प्लस इस भाग में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहली ये जो कि यहाँ से आपको यहाँ तक दिख रही है लगभग, और दूसरी जो पहाड़ी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरी पहाड़ी ये। तो 3 पहाड़ियां इसका भाग है, दूसरी और तीसरी। तो ये 3 पहाड़ियां इसमें सम्मिलित है। अब इन 3 पहाड़ियों के नाम क्या हैं? सबसे पहली ये जो पहाड़ी है जो कि केरल में है मेनली और थोड़ा बहुत तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पर, इस पहली पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई। ये अन्नामलाई पहाड़ियां जो है इनकी खास बात ये है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में या इस वाले पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है पूरे साउथ इंडिया की, और ये सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ये पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जो किसका पार्ट है? अन्नामलाई पहाड़ियों का पार्ट है, अन्नामलाई पहाड़ियों का पार्ट है। तो दक्षिणी सह्याद्री में 3 पहाड़ियां, उनमें से सबसे पहली पहाड़ी है अन्नामलाई। अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की जिसका नाम है अनाईमुड़ी, और इस अनाईमुड़ी की हाइट क्या है? तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट को आपको याद रखना है क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी हाइट तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, बाकी की ना हो तो भी कोई बात नहीं। तो ये तो महत्व है इस पहली पहाड़ी का। दूसरी पहाड़ी की अगर बात करें तो दूसरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, और इस पहाड़ी में एक सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इस पहाड़ी का नाम जो है वो है इलायची पहाड़ियां, या इसको कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं, कार्डमम, कार्डमम या इलायची पहाड़ियां इसके नाम से जानी जाती है। इंग्लिश में इसको केवल कार्डमम, कार्डमम हिल्स कह सकते हैं। इस पहाड़ी की सबसे एक ऊंची चोटी है, और उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य
मलाई। इस अगस्त्य मलाई ऊंची चोटी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। प्लस इलायची पहाड़ियों का नाम इलायची पहाड़ियां क्यों पड़ा, क्योंकि ये पहाड़ियां इलायची की खेती के लिए विख्यात है। तो ये जो दूसरी प्रमुख पहाड़ियां हैं इस दक्षिणी सह्याद्री की, इसमें अगस्त्य मलाई जैसी सर्वोच्च चोटी इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है वो भी है। प्लस इलायची और अन्य मसालों के उत्पादन के लिए ये पहाड़ी विख्यात है, कार्डमम हिल्स जिसको कहते हैं। इसी का आगे चलकर जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो नागरकोल पहाड़ियां या के नाम से जाना जाता है। नागरकोल हिल्स आदि जो है वो इसी में सम्मिलित है। फिर तीसरी जो पहाड़ी है जो कि यहाँ तमिलनाडु की तरफ एक्सटेंड होती है, विस्तृत होती है, इस तीसरी पहाड़ी का नाम है पालानी पहाड़ियां। पालानी पहाड़ियों की खास बात यह है कि यहाँ एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, और उस हिल स्टेशन का नाम है कोडई कनाल। कोडई कनाल। तो यहाँ कोडई कनाल नाम का हिल स्टेशन भी स्थित है। तो ये मुख्य चीजें हैं इस दक्षिणी सह्याद्री की। तो दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी से कन्याकुमारी के बीच में स्थित है और इसमें तमिलनाडु और केरल का कुछ भाग या सीमा क्षेत्र जो है उसमें ये पहाड़ियां विस्तृत हैं। 3 प्रमुख पहाड़ियां इसका भाग है, अन्नामलाई, कार्डमम और पालानी। अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम या इलायची पहाड़ियों में इलायची की खेती होती है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्त्य मलाई एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। पालानी पहाड़ियों में तमिलनाडु का फेमस हिल स्टेशन कोडई कनाल स्थित है। तो ये मुख्य चीजें हो गई दक्षिणी सह्याद्री की। अब देखिए दक्षिणी सह्याद्री वाला भाग देखने के बाद हम वेस्टर्न घाट के कुछ पासेस की भी बात करेंगे। ये जो पश्चिमी घाट है ये एक कंटिन्यूस रेंज है, सतत श्रेणी है, इसीलिए अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना हो तो इस पहाड़ी को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया है, उसको काट के पासेस बनाए गए हैं, दर्रे, उनको हम डिस्कस करेंगे। पर पहले ये देख लेते हैं दक्षिणी सह्याद्री की मुख्य चीजें। तो नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। 3 पहाड़ियां इसका भाग है, जिसमें से पहली प्रमुख पहाड़ी है अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई में अनाईमुड़ी नाम की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। कार्डमम या इलायची पहाड़ियां, ये जो इलायची पहाड़ियां इनकी सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्य मलाई। और अगस्त्य मलाई जो है ये एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये पहाड़ियां मसालों की खेती के लिए और खास तौर पर इलायची की खेती के लिए, कार्डमम कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। पालानी पहाड़ियों में क्या है, तमिलनाडु का विख्यात पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन कोडई कनाल यहाँ पर स्थित है। अब हम पासेस की बात करेंगे, दर्रों की। अब पासेस की बात करें उससे पहले तो देखिए साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में मेनली पासेस बनाए गए हैं, बाकी किसी पर्वत श्रेणी में नहीं बनाए गए। उसके पीछे कारण क्या है, वेस्टर्न घाट ही एक कंटिन्यूस रेंज है साउथ इंडिया में, नहीं तो बाकी जो पहाड़ियां हैं वो कटी फटी हैं बीच में, तो उसमें दर्रे की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे हमने उत्तर भारत में देखा था कि दर्रों को, पासेस को स्थानीय भाषा में ला कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही साउथ इंडिया में पासेस को, दर्रों को स्थानीय भाषा में घाट कहा जाता है। जैसे पाल घाट, थाल घाट, सेनकोटा, अच्छा, इस तरह के कई सारे पासेस हैं। तो घाट एक कॉमन वर्ड है जो पासेस के लिए यूज किया जाता है साउथ इंडिया में। अब देखिए वैसे तो कई सारे पासेस होंगे इसमें, बट मेन जो फेमस पासेस हैं, एक तो महाराष्ट्र में 2 पासेस हैं, थाल घाट और भोर घाट, और दूसरा साउथ इंडिया में यहाँ पर ये जो दक्षिणी सह्याद्री वाला भाग है, यहाँ पालघाट नाम का एक फेमस पास है। पालघाट के अलावा एक और पास है सेनकोटा, वो भी हम देख लेंगे। तो ये मेन पासेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थाल घाट की। अब थाल घाट जो पास है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये थाल घाट मेनली इस तरफ है मुंबई थाल घाट के, ये मुंबई को जोड़ता है नासिक से, और इस पास से, इस दर्रे से एक हाईवे निकलता है जो है नेशनल हाईवे 3। हालांकि हाईवे के नेम्स, नंबर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, बट अभी भी बुक्स वगैरह में पुराने नंबर ही चल रहे हैं और कई जगह अप्लाई भी नहीं हुए हैं न्यू नंबर्स, तो इसीलिए हम ओल्ड नंबर्स ही फॉलो कर रहे हैं। तो थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला पास है।
थाल घाट के ठीक नीचे जो भोरघाट है, ये भोरघाट वाला जो पास है ये मुंबई को जोड़ता है पुणे से। और जैसे इस थालघाट वाले पास से नेशनल हाईवे 3 गुजरता है, वैसे इस भोरघाट वाले पास से गुजरता है नेशनल हाईवे 4। तो बहुत सिंपल है महाराष्ट्र के पासेस, इन दो पासेस को लर्न करना। दोनों ही पासेस मुंबई को जोड़ते हैं किसी अन्य स्थान से, और मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट, मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट। पहले वाले में 3 नंबर हाईवे है, दूसरे वाले में 4 नंबर हाईवे गुजरता है। तो देखिए मुंबई और पुणे को जोड़ता है नेशनल हाईवे 4। अब जो है, अब हम बात करेंगे इस दक्षिण भारत में या दक्षिणी सह्याद्री में जो पासेस हैं। यहाँ पर इतना क्लियर नहीं दिख रहे हो तो ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा नीलगिरी पहाड़ियां हैं दक्षिण भारत में, और नीलगिरी पहाड़ियों के ठीक साउथ में दक्षिण में यहाँ पर ये पहाड़ियां विस्तृत है दक्षिणी सह्याद्री वाली। इसमें से पहली पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, उसके बाद कार्डेमम पहाड़ियां हैं, और इस तरफ है पालानी पहाड़ियां। तो नीलगिरी और ये जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं इनके बीच में यहाँ एक पास है, और नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में यहाँ जो काटकर एक दर्रा बनाया गया है उस दर्रे का नाम है पालघाट। इस पास का नाम है पालघाट। और इसी तरह से एक और पास बनाया गया है यहाँ कार्डेमम पहाड़ी वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कार्डेमम या इलायची पहाड़ी वाले क्षेत्र में इस दर्रे का, इस पास का नाम है सेनकोटा। तो दक्षिण भारत में 2 प्रमुख पठार हैं, ये घाट हैं या पासेस हैं, पालघाट और सेनकोटा। पालघाट जो है वो किसके बीच में स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों तथा नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में बना हुआ है। और सेनकोटा जो है ये मुख्यतः बना है अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में। कार्डेमम कई जगह इंटरनेट वगैरह पे आप देखते हैं तो ये सेनकोटा जो पास है उसमें ये लिखा मिलता है कि ये पास कार्डेमम और नागरकोइल पहाड़ियों के बीच में है। तो कहीं नागरकोइल पहाड़ियां आ जाए तो भी आपको रिलेट करना है। तो सेनकोटा के बारे में और क्या चलती है या क्या और डिटेल्स बताई जाती है, मोस्टली कई जगह उसमें कहा जाता है कि ये कार्डेमम और जो नागरकोइल है, नागरकोइल पहाड़ियों के बीच में है, ऐसा भी कई जगह लिखा होता है। तो अगर आपके कहीं पर आए एग्जाम में और कार्डेमम और अन्नामलाई का नाम ना हो तो आप क्या चूज कर सकते हैं? नागरकोइल वाला। पर वैसे मेनली सेनकोटा जो है नागरकोइल वालों के बीच में नहीं, अगर मुख्यतः देखें तो अन्नामलाई पहाड़ियों और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है ये सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा पास। जिस तरह से महाराष्ट्र के पासेस से कुछ हाईवेज गुजरते हैं तो इन पासेस से भी कुछ हाईवेज गुजरते हैं। ये जो पालघाट वाला पास है यहाँ से एक हाईवे गुजरता है, उस हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 47। और जो सेनकोटा वाला पास है यहाँ से एक गुजरता है नेशनल हाईवे 49। दोनों जो पासेस बने हुए हैं पालघाट और सेनकोटा, ये केरल के किसी भाग को जोड़ते हैं तमिलनाडु के किसी भाग से। तो यहाँ पर ये जो पासेस हैं किसको जोड़ते हैं वो अभी देखेंगे। तो देखिए मेनली पालघाट स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, और यहाँ पे नेशनल हाईवे 47 स्थित है जो इससे गुजरता है। अन्नामलाई पहाड़ियों और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में है सेनकोटा दर्रा जिससे नेशनल हाईवे 49 गुजरता है। और सेनकोटा के बारे में कई जगह ये भी बताया जाता है कि कार्डेमम और नागरकोइल पहाड़ियों के बीच में है। अब ये किसको जोड़ते हैं, क्या है? तो देखिए कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है ये पहला दर्रा, कोच्चि को कोयम्बटूर से, और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है ये सेनकोटा वाला दर्रा पास। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट, कोच्चि केरल का, कोयम्बटूर तमिलनाडु का, और तिरुवनंतपुरम जो कि केरल वाला है उसको जोड़ता है मदुरई से जो तमिलनाडु का है। कौन जोड़ता है? सेनकोटा पास। तो ये साउथ इंडिया के ये पासेस भी आपको ध्यान होने चाहिए। इनके बारे में जो टेक्स्ट है वो अभी आपके सामने होगा। तो देखिए पालघाट नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है।
47 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है। केरल के कोच्चि को कोयम्बतूर से जोड़ता है तमिलनाडु वाले से। सेनकोटा दर्रा अन्नामलाई पहाड़ियों और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में है। और तिरुवनंतपुरम जो केरल का है उसको जोड़ता है मदुरई से जो तमिलनाडु का है। तो इस तरह से ये मेन पासेस हैं वेस्टर्न घाट के, जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। कहीं पर अगर भारत के पासेस पूछे जाएं ओवरऑल कि भारत में कौन कौन से प्रमुख पासेस हैं, दर्रे हैं और दर्रों का क्या महत्व है, तो आप नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया के इन पासेस को भी मेंशन करेंगे। तो ये हो गए दर्रे, पासेस। अब इनके बाद हमारी कौन सी माउंटेन रेंजेस बचती हैं? हमने वेस्टर्न घाट देख लिया है, अब बचती है नीलगिरी पहाड़ियां और ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। तो अब उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूर्वी घाट देखेंगे। तो देखिए, जिस तरह से पश्चिमी घाट पश्चिमी तट पे है, वैसे पूर्वी घाट पूर्वी तट पे है। डिफरेंस इतना है कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस था, सतत श्रेणी थी। पूर्वी घाट सतत या कंटिन्यूस श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्थित है ये पूर्वी घाट है, ये कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है। अब ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और क्या इसकी प्रमुख चीजें हैं, तो वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम राज्यों को देखें तो यहाँ कोस्टल रीजन में कौन कौन से राज्यों में है ये, तो ये मेनली उड़ीसा में है, यहाँ आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा इसका बॉर्डर रीजन तेलंगाना से भी होते हुए जाता है, थोड़ा सा बॉर्डर, और तमिलनाडु में। तो इन 3 राज्यों में विस्तृत है ये पूर्वी घाट वाला पर्वत। पूर्वी घाट वास्तव में महानदी घाटी जो है, यहाँ उड़ीसा में महानदी है, महानदी से लेकर और आगे इसका विस्तार है पूर्वी घाट का नीलगिरी पहाड़ियों तक, नीलगिरी हिल्स। तो अब जैसे आपने वेस्टर्न घाट देखा था, पश्चिमी घाट तो कन्याकुमारी तक था, पर पूर्वी घाट कहाँ तक है? केवल नीलगिरी पहाड़ियों तक है। तो पूर्वी घाट जो है महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक है। और महानदी क्या है? एक नदी है जो उड़ीसा में है। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो एक नदी है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी, तो महानदी से गोदावरी तक तो फिर भी ये पूर्वी घाट सतत है, कंटिन्यूस है। पर आगे गोदावरी नदी के आगे वाला जो पार्ट है इस पूर्वी घाट का, वो काफी कट चुका है, क्योंकि कई सारी नदियां हैं, कृष्णा और उसके साथ साथ पेनेरू, इस तरह की बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों ने इसे अपर्दित कर दिया है। इसलिए ये कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है इसके आगे। तो पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ये पश्चिमी घाट के जैसे, वेस्टर्न घाट के जैसे कंटिन्यूस या सतत नहीं है। ये केवल महानदी और गोदावरी नदी के बीच में आपको थोड़ा सा कंटिन्यूस दिखेगा। उसके बाद गोदावरी के दक्षिण में ये आपको डिसकंटिन्यूस दिखता है, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ दिखता है। अब जिस तरह से हमने देखा कि पश्चिमी घाट एक खंड पर्वत है जिसमें पूरा लैंडमास या ब्लॉक ऊपर खड़ा हो गया, ये पश्चिमी घाट किस तरह का पर्वत है? पूर्वी घाट किस तरह का पर्वत है? तो ये पूर्वी घाट जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, मतलब ये काफी पहले बना हुआ है। इसी तरह से ओल्ड फोल्ड हमने एक और देखा था माउंटेन, कौन सा? अरावली। तो ये भी अरावली के जैसे ही काफी पुराना पर्वत है। और आपको ये भी जानकारी है कि जब कोई पर्वत पुराना होता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट अपर्दन के कारण घिसने से धीरे धीरे ऊंचाई कम हो जाती है। तो इस ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में देखें अगर तो काफी कम हो जाती है। तो जहां वेस्टर्न घाट की ऊंचाई 1200 मीटर थी, इसकी ईस्टर्न घाट की ऊंचाई 600 मीटर से लगभग 900 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। 600 से 900 मीटर की रेंज रहती है। हालांकि हाईएस्ट पीक जो है उसकी हाइट 1680 मीटर तक भी पहुंचती है, बट ज्यादातर जो पहाड़ियां उनकी हाइट 600 से 900 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो 600 टू 900 मीटर लगभग हाइट है यहाँ की ईस्टर्न घाट वाले हिल्स की। अब अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो देखिए हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है, इसमें देख लीजिए ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है मेनली। तो आंध्र प्रदेश वाले, ये आंध्र प्रदेश है, ये ऊपर वाला हिस्सा उड़ीसा में है कुछ, और बाकी जो है वो तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में एक सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत की, जिसका नाम है
अरमाकोंडा, अरमाकोंडा, अरमाकोंडा या अरामाकोंडा कहते हैं इसको। इसी का एक दूसरा नाम है अरायाकोंडा। अरायाकोंडा भी कहा लिखा हुआ होता है कई एटलस में वगैरह में, तो आपको अरायाकोंडा नाम से मिल जाएगी एटलस में, अगर अरामाकोंडा नाम से नहीं मिल रही तो। है कहाँ पर? उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर रीजन पे स्थित है। तो ये अरायाकोंडा या अरामाकोंडा नाम की जो चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे ईस्टर्न घाट की, और इसकी हाइट है 1680 मीटर। ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी को लेकर काफी विवाद है कई जगह, और इनफैक्ट एनसीईआरटी में लिखा है कि महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी नाम की जो चोटी है वो उड़ीसा में स्थित है। अब महानदी के ऊपर है कि नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि महानदी से विस्तार होता है पूर्वी घाट का। तो महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में स्थित एक चोटी है, अन्य चोटी। पर महेंद्रगिरी की हाइट केवल 1500 के आसपास है, तो महेंद्रगिरी इसकी बिल्कुल भी हाईएस्ट पीक नहीं हो सकती। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक और इसकी ऊंची चोटी है, और आंध्र प्रदेश में जो एक ऊंची चोटी है उसका नाम है जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा। तो कई जगह आप इंटरनेट वगैरह पे आपको जिंदागाड़ा इसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताई जाएगी या लिखी भी होगी कहीं पे। और जिंदागाड़ा की जो हाइट बताई जाती है वो जनरली 1690 मीटर बताई जाती है कुछ एक सोर्सेज में। तो उसका मतलब तो ये हुआ जिंदागाड़ा सबसे ऊंची चोटी हुई। पर मुख्य रूप से ये जो जिंदागाड़ा की 1690 मीटर की जो हाइट है, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं की है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये डिक्लेयर्ड नहीं है। जिंदागाड़ा चोटी क्षेत्र में कुछ पर्वतारोही जो हैं, कुछ लोग एक्सपीडिशन के लिए गए थे, रेड्डी करके, वेंकट रेड्डी करके अपनी टीम के साथ एक ट्रूप पूरा लेकर गए थे ऊपर। और जब वो जिंदागाड़ा चोटी क्षेत्र में ऊपर गए तो उन्होंने जीपीएस के माध्यम से उसकी हाइट देखी, और उसमें फिर उनको हाइट जो मिली वो 1690 मिली। उसके बाद से काफी बात फैल गई कि हाँ, जिंदागाड़ा चोटी जो है उसकी 1690 ऊंचाई है। पर अभी तक भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में और किसी ऑथेंटिक सोर्स ने इस हाइट को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एक्सेप्ट हो जाएगी तब इसको सबसे ऊंची चोटी शायद मान लिया जाए। पर फिलहाल वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी मानी जाती है? अरायाकोंडा या अरमाकोंडा के नाम से जो है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर के पास और मेनली आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो पूर्वी घाट की 3 चोटियां यहाँ पे हमने देखी। एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अरमाकोंडा, दूसरी प्रमुख चोटी उड़ीसा में स्थित है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, तीसरी प्रमुख चोटी जो आंध्र प्रदेश में ही है जिसका नाम है जिंदागाड़ा। तो पूर्वी घाट में इन चोटियों के अलावा अगर गोदावरी नदी के दक्षिण में देखें तो बहुत सारी पहाड़ियां इसका भाग है, बहुत सारी हिल्स इसका पार्ट है। जैसे आपको ये छोटी छोटी हिल्स दिख रही है, काफी सारे पार्ट्स में बट गया है। तो जो हिल्स इसका भाग है, पहाड़ियां, तो पहाड़ियां आपको मेनली कौन से राज्यों में मिलेगी? एक तो आंध्र प्रदेश में, और दूसरा आपको कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु राज्य में। तो इस पूर्वी घाट की कई सारी पहाड़ियां हैं जो कुछ आंध्र प्रदेश में और कुछ तमिलनाडु में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में जो स्थित है उनके नाम बहुत ही विचित्र हैं। नालामल्ला, नालामल्ला नाम की चोटी पहाड़ी है। एरामल्ला, एरामल्ला। इसके अलावा वेलिकोंडा, वेलिकोंडा और पालकोंडा। तो आंध्र प्रदेश में जो मेन पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, उनके नाम ये हैं: नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा। कोंडा और गुट्टा नाम की जो भी पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट का भाग है और मेनली आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिनके भी एंडिंग में मल्ला, गुट्टा, कोंडा आ रहा है वो आंध्र प्रदेश में मेनली। इन मल्ला, गुट्टा, कोंडा आदि के अलावा और एक प्रमुख पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है शेषचलम पहाड़ियां। शेषचलम पहाड़ियां जो हैं वो चंदन के वृक्षों के लिए विख्यात है। वहां पर सैंडलवुड की जो ट्रीज हैं
वो काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, उसके लिए फेमस है वो। और दूसरी चीज़, ये जो शेषचलम पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर माना जाता है कि एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, तिरुपति बालाजी वाला जो क्षेत्र है वो यहीं पर माना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में तो ये पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो तमिलनाडु में दो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जवादी और शिवरॉय। शिवरॉय। तो मेनली अगर पूर्वी घाट की बात करें तो ये प्रमुख चीजें हैं पूर्वी घाट की। एक प्राचीन वलित पर्वत है जो केवल महानदी से गोदावरी के बीच सतत है, आगे पहाड़ियों में बटा हुआ है। कई सारी पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियां सम्मिलित हैं। कुछ ऊंची चोटियों में महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा और जिंदागाड़ा है। इनमें से सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा है और 600 से 900 मीटर इसकी हाइट है। नदियां इसे बहुत काट देती हैं गोदावरी नदी के आगे, इसीलिए ये काफी सारी पहाड़ियों में बट जाता है और सतत श्रेणी या कंटिन्यूस रेंज नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं पूर्वी घाट की, यही यहाँ पर लिखी हुई दिखेंगी अब आपको। महानदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ियों तक प्राचीन वलित पर्वत है। महानदी से गोदावरी नदी तक तो ये कंटिन्यूस है, सतत है। उसके आगे क्या होता है, नदियां इसको काट देती हैं, अपर्दन कर देती हैं, जिसके कारण ये असतत हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है और कई सारी पहाड़ियों में बट जाता है। ऊंचाई इसकी देखें तो 600 से 900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, जिसका दूसरा नाम है अरायोकोंडा। अरायोकोंडा 1680 मीटर है इसकी हाइट। और अन्य कोई चोटियों के नाम तो वो है जिंदागाड़ा, महेंद्रगिरी, ये सब ऊंची चोटियां। इसमें से महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। और जिंदागाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और अरमाकोंडा कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में। कुछ पहाड़ियां इसका भाग है, जैसे आंध्र प्रदेश में है नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषचलम। शेषचलम किसके लिए फेमस है? लाल चंदन के वृक्ष के लिए या चंदन के वृक्ष के लिए। और तिरुपति बालाजी धाम जो है वो भी यहीं पर स्थित है। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां हैं? जवादी और शिवरॉय। तो ये प्रमुख चीजें हुई पूर्वी घाट की। अब हम पश्चिमी पूर्वी घाट कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी, उसको डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियां, अब ये नीलगिरी पहाड़ियां है कहाँ पर स्थित? तो मेनली अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो पहले लोकेशन देखिए, ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ 3 राज्यों का बाउंड्री जो है वो मिलती है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इन्हीं 3 राज्यों के सीमा क्षेत्र पर ये स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पर है, ये पहाड़ियां भी एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। जैसे हमने देखा कि पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा खंड एक साथ ऊपर उठा था, वैसे ही पूरा ये वाला ब्लॉक भी एक साथ ऊपर उठा है। तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। इसमें भी एक सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा ऊंची चोटी जो है, इसकी खास बात ये है कि इसकी हाइट है 2637 मीटर और ये दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सेकेंड हाईएस्ट पीक है ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अभी हमने किया था, पश्चिमी घाट में थी, अन्नाईमुड़ी नाम की। अन्नाईमुड़ी के बाद जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियां जो है यहाँ पर बहुत फेमस है। ये नीलगिरी पहाड़ियां खास तौर पर, एक तो ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर मिलते हैं। दोनों का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट, उसके बीच में है ये पहाड़ियां। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां हैं ये। प्लस भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र, वो इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों को डिक्लेयर किया गया था। यहाँ इतनी ज्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है कि इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे स्थापित किया गया था 1986 में। और उसका नाम भी क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र। तो जैव विविधता संपन्न है ये वाला क्षेत्र। उसके साथ साथ हमने देखा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ है। प्लस ये नीलगिरी पहाड़ियां मसालों की खेती के लिए विख्यात है, स्पाइस कल्टीवेशन के लिए। उसके अलावा खास तौर पर ये
मसालों की खेती के अलावा चाय, कॉफी, इन सब की खेती के लिए फेमस है। मेनली चाय की खेती के लिए या रोपण कृषि होती है चाय की, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो चाय की रोपण कृषि के लिए विख्यात है। रोपण कृषि इसलिए क्योंकि पौधे उगते हैं, उनमें से पत्तियां निकाली जाती हैं, उससे चाय बनती है। तो ये रोपण कृषि के लिए, चाय की रोपण कृषि के लिए विख्यात है। प्लस यहाँ मसालों की भी खेती होती है कुछ एक क्षेत्र में। अब उसके अलावा यहाँ पर टोडा नाम की जनजाति निवास करती है। टोडा ट्राइब यहाँ पर रहती है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। और टोडा ट्राइब की खास बात यह है कि ये जो ट्राइब है ये भैंस पालन के लिए विख्यात है। अक्सर लोग भैंस को, ट्राइबल लोग जो होते हैं वो भैंस को इतना नहीं पालते, पर ये जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की। अब नीलगिरी पहाड़ियों से रिलेटेड चीजें, फैक्ट्स देख लेते हैं प्रिंटेड वे में। तो देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और इसकी हाइट अभी हमने देखी 2637 मीटर है। फिर आरक्षित, जैव आरक्षित क्षेत्र है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, 1986 में डेवलप हुआ था ये। फिर अच्छा, ये बात हमने नहीं देखी, ऊटी नाम का एक फेमस हिल स्टेशन जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में ही स्थित है। ऊटी नाम का फेमस हिल स्टेशन। फिर चाय की रोपण कृषि के लिए विख्यात है ये। टोडा जनजाति जो भैंस पालन के लिए विख्यात है वो यहाँ पर इसी पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। तो अब हम सब पहाड़ियां जितनी भी हैं वो देख चुके हैं प्रायद्वीपीय भारत की। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है उनको देखेंगे। जब भी आप डिफरेंस देखते हैं अंतर, तो अंतर में आप सबसे पहले तो लोकेशन में अंतर देखिए कि दोनों की स्थिति क्या क्या है। फिर दोनों की जो विशेषताएं हैं कि निर्माण कैसे हुआ है, उनमें किस तरह की ऊंचाई पाई जाती है, किस तरह की विशेष परिस्थितियां हैं, तो वो एक एक करके हम इनके डिफरेंसेस में देखते हैं। तो पश्चिमी घाट आपको याद है हमने देखा था तापी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है, जबकि पूर्वी घाट कहाँ है? पूर्वी घाट महानदी से लेकर नीलगिरी तक ही है, कन्याकुमारी तक नहीं है। तो ये अंतर हो गया, ये ज्यादा दूरी तक विस्तृत है, ये कम दूरी तक विस्तृत है। फिर उसके बाद ये पश्चिमी घाट किस तरह से बना है? ये खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन में भी क्या है, किसी भ्रंश का किनारा है जो ऊपर उठ गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भ्रंश कगार। तो ये ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत, उसमें क्या है, एक भ्रंश कगार है मेनली। जबकि ये पूर्वी घाट क्या है, अरावली जैसे ही एक पुराना बना हुआ वलित पर्वत है। तो प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जो नया बना हुआ होगा वो ऊंचा भी होगा और सतत भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा। जो पुराना है वो असतत होगा, डिसकंटिन्यूस, और उसकी ऊंचाई भी कम होगी। तो ये नया बना हुआ जो है ये कंटिन्यूस है, जबकि ये पूर्वी घाट जो है ये गोदावरी नदी के आगे तो बिल्कुल ही कटफट जाता है, बहुत सारी पहाड़ियों में बट जाता है, तो डिसकंटिन्यूस है ये, असतत। इसकी ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई जहां 1200 मीटर है, पूर्वी घाट की ऊंचाई काफी कम हो जाती है, 600 से 900 मीटर के आसपास ही रह जाती है, 600 से 900 मीटर। सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी है पश्चिमी घाट की, उसकी हाइट 2600 के आसपास है, जबकि इस पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, उसकी हाइट केवल 1600 के आसपास है। तो दोनों में अगर हाईएस्ट पीक में देखा जाए तो 1000 मीटर के आसपास डिफरेंस है हाइट में। अब पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर है और ऊंचाई भी काफी ज्यादा है, और आपको पता है ये ऊंचे पर्वत जो हैं ये सीधा मानसून पवनों को प्राप्त करते हैं, जो आती हैं तट से, तट की तरफ, मतलब जल से स्थल की तरफ आने वाली मानसून पवनें सबसे पहले आकर टकराती हैं पश्चिमी घाट से। इसीलिए पश्चिमी घाट पर मानसून पवनें भारी बारिश करती हैं। तो जब भी कभी विंड्स बिल्कुल तट के पास आ रही हैं या बिल्कुल पानी से आ रही हैं किसी लैंडमास के ऊपर, तो वो ज्यादा भारी बारिश करेंगी। जबकि पूर्वी घाट तक जब पहुंचती है मानसून पवनें, तो ये पश्चिम से होते होते पहुंचती हैं, तो तब तक वो मानसून विंड्स ड्राई हो चुकी होती हैं, उनके पास ज्यादा पानी नहीं बचता। तो पूर्वी घाट तट से बहुत, मतलब पश्चिमी तट से दूर है, और पश्चिम से ही मानसून पवनें आ रही हैं, इसी वजह से पूर्वी घाट को ज्यादा बारिश नहीं मिल पाती है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से, और पश्चिमी घाट को काफी भारी बारिश मिलती है। तो देखिए, ऊंचाई अधिक होने के कारण और तटीय मानसून पवनों के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होती है ऑनशोर मानसून विंड्स की वजह से। जबकि यहाँ पर एक तो हाइट भी कम है पर्वत की, और फिर मानसून पवनें जो हैं यहाँ पहले स्थलीय भाग से होते हुए बारिश करते करते पहुंच रही है, ऑफशोर विंड्स हैं अब तटीय मानसून पवनें, इसीलिए अब तटीय मानसून पवनें पूर्वी घाट पर ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। जहाँ बारिश ज्यादा होगी
वहां तो सदाबहार वनस्पति होगी, जैसे पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति होती है। जहां बारिश कम होगी वहां होगी पतझड़ वनस्पति। तो पूर्वी घाट में है अच्छी खासी वनस्पति पर पतझड़ वनस्पति है, जबकि पश्चिमी घाट में क्या है, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति है, एवरग्रीन वेजिटेशन। और जहाँ वनस्पति और वर्षा अच्छी खासी होती है वहां जैव विविधता होती है। तो वेस्टर्न घाट में जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न घाट में भी है जैव विविधता पर तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम है, वेस्टर्न घाट जितनी नहीं है। तो ये दोनों में और डिफरेंसेस है। तो देखिए, पश्चिमी घाट में जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहीं पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। आर्द्र है पर पतझड़ वन है। और फिर देखिए, जैव विविधता यहाँ पश्चिमी घाट में बहुत ही ज्यादा है और इसको 36 तप्त स्थलों में भी जोड़ा गया है, जबकि पूर्वी घाट में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, पश्चिमी और पूर्वी घाट में। इसको डिफरेंस अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए आपको, तो आप इसी तरह से पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को लिख सकते हैं, ताकि आप ज्यादा कवर कर सके पॉइंट और लिमिटेड शब्दों में ज्यादा चीजें बता सके। तो ये लॉन्ग आंसर आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर बताइए, तो इस तरह से अंतर बताना है। अब लास्ट ये जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, RS 2016 में एक स्पेशल मेंस हुआ था, मेंस 2 बार हुए थे। तो एक स्पेशल मेंस जो हुआ था उसमें पूछा गया था सह्याद्री कहाँ है। तो बेसिकली इसमें क्या पूछ रहे थे, पश्चिमी घाट कहाँ है, उसके बारे में लिखना था। अब देखिए, पश्चिमी घाट और सह्याद्री वगैरह हमने देख लिया, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं पश्चिमी घाट या पूरे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से संबंधित। तो एक तो आपके लॉन्ग आंसर बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या बन सकता है कि पूरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यही जो फिजियोग्राफिक रीजन है, इसी को सविस्तार समझाइए या डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को सविस्तार समझाइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बताइए, जो अभी हमने देखा था। या आपसे पूछ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय प्रदेश के या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पठारों के बारे में सविस्तार लिखिए। तो इसमें केवल प्लेटो के बारे में लिखना है, पठारों के बारे में, इसमें माउंटेन नहीं पूछे। और सपोज आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पर्वतों के बारे में सविस्तार बताइए प्रायद्वीपीय भाग के, पेनिनसुलर इंडिया के, तो फिर आपको केवल माउंटेन्स को एक्सप्लेन करना है। तो लॉन्ग आंसर में मेनली ये वेरिएशंस बन सकते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का महत्व बताइए, इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, खनिज संपन्न क्षेत्र है, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी है, मिनरल्स हैं, इकोनॉमिक रेलेवेंस है इसका, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव विविधता यहाँ पाई जा रही है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति प्रजातियां हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ जलवायु को प्रभावित करता है ये, पश्चिमी घाट मानसून पवनों को रोककर वर्षा करवाता है। तो बहुत सारे इसके महत्व हो सकते हैं। जैसे हमने हिमालय के महत्व लिखे थे, वैसे ही इन पठारों के और इन पर्वतों के महत्व आप लिख सकते हो। और महत्व में ये भी लिखा जा सकता है कि इसी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां निकलती है। तो साउथ इंडिया की रिवर्स का ओरिजिन यहीं से होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर वाटरफॉल बनाती है नदियां, जलप्रपात, जिनका उपयोग किया जा सकता है जल विद्युत उत्पादन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। और उसके साथ साथ और भी कई सारे महत्व आप लिख सकते हैं जो भी आपको ध्यान आए। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी इसी पठारी प्रदेश में है जिसका नाम है मौसिनराम। तो आपको महत्व में ये अपने आप करना है कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, ये आपका होमवर्क है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो आप अपने आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक पॉइंट या एक पठार या एक पर्वत छोटे में पूछा जा सकता है आपको। जैसे अभी RS का जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया उसमें सह्याद्री पूछा गया था शॉर्ट आंसर में, तो वैसे ही कोई भी पठार, कोई भी छोटा नाम, किसी पर्वत का नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि उसके बारे में लिखिए। और इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी इस तरह से कोई भी एक पठार, जैसे मालवा का पठार के बारे में बताइए, छोटा नागपुर पठार के बारे में बताइए, अरावली श्रेणी के बारे में बताइए 5 नंबर में। तो जो भी कुछ हमने किया है उसको 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 10 मार्क्स में इस तरह से प्रैक्टिस करनी। तो ये आपका होमवर्क है। और इसके साथ हमारे ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन,
वो कंप्लीट होता है। आगे हम कल की क्लास में जो आगे बची हुई चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वाला प्रदेश तो कंप्लीट हो गया है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।